नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले का खास कार्यक्रम पॉलिटिकल कथा। एक शेर है, आपको सुना देता हूं। सियासत इस तरह से लोगों से बर्ताव करती है, तवायफ जिस तरह से प्रेम का इजहार करती है। सियासत दानों के लिए और खास करके सत्ता का तो कोई चरित्र ही नहीं होता। राजनेताओं की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से दल और दिल बदलने में ये लोग माहिर हैं, अब तो गठबंधन बनाते हैं। आप उन्हें ठगबंधन भी कह सकते हैं। लड़ाई और चुनाव किसी दूसरे के साथ, लड़ाई किसी दूसरे के साथ। जब दिल नहीं मिलता, मलाई नहीं मिलती, माल नहीं मिलता, तो रास्ते बदल लेते हैं। मतलब साफ है कि गिरगिट भी इन्हें कोसता है कि तुम कैसी प्रजाति हो कि हमसे ज़्यादा अपना चेहरा बदलते हो। खैर, जो भी हो, हम बात कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन जो 7 दलों से बना है और फिलहाल बिहार की सत्ता में है, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का चेहरा बदल सकता है। 2 उपचुनाव के परिणाम आने के बाद यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो ये सियासत के रथ सजा रहे हैं, उस पर से कई साथी उतर सकते हैं और कई साथी उस पर सवार हो सकते हैं। उपचुनाव के परिणाम ने यह बता दिया कि कुछ लोगों की औकात राजनीति के मैदान में किस तरीके से खत्म हो रही है। हालांकि 5 दिसंबर को कुढ़नी का उपचुनाव होने वाला है, लेकिन इन 2 उपचुनावों से बहुत कुछ साफ हो चुका है, खास करके महागठबंधन के अंदर और एनडीए के अंदर। एनडीए के अंदर आप देख रहे होंगे कि कैसे पशुपति पारस, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और आज की तारीख में वो भाजपा के लिए उनमें भाजपा की कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। तभी तो मोकामा के लिए चिराग को बुला लिया गया। तो दूसरी तरफ 2 उपचुनाव के परिणाम से बिहार के सुशासन बाबू यानी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी हैसियत पता चल चुका है, और ये बखूबी तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को भी मालूम हो चुका है। हालांकि उपचुनाव के परिणाम आने के बाद यह तय हो गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना गोपालगंज का किला बचाने में कामयाब रही, तो दूसरी तरफ बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बदौलत, पूर्व विधायक अनंत सिंह के बदौलत, जहां उनकी पत्नी मोकामा में चुनाव लड़ रही थी, वहां तेजस्वी यादव राजद अपना किला बचाने में कामयाब रही। तो आखिर आने वाले समय में किस आधार पर महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बीच खेल बिगड़ सकता है, यह हम आपको बताते हैं। गोपालगंज में बहुत छोटे से अंतर से, यानी 1800 के करीब मतों से चुनाव जीतने में बीजेपी कामयाब रही। तेजस्वी को यह पता चल गया कि असदुद्दीन ओवैसी एक फैक्टर के तौर पे बिहार में खड़े हैं। कुछ ही दिन पहले सबको याद है कि तेजस्वी ने असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायकों में से 4 विधायकों को तोड़कर अपने में मिला लिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने गोपालगंज में अपना कैंडिडेट खड़ा कर 12,000 से अधिक मतों को लाकर तेजस्वी को हैसियत बता दिया कि देखिए किस तरीके से अल्पसंख्यकों के बीच हम सेंधमारी कर रहे हैं। जो आपके पिताजी ने माई समीकरण का ख्वाब लोगों को दिखाया था, यानी मुस्लिम यादव समीकरण, उसमें हम सेंध लगाने में कामयाब रहे, और 2020 के चुनाव में भी हमारे 5 विधायक सीमांचल इलाके में जीते थे, जहां आपका आधार हिल गया था। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर आगे तेजस्वी करने क्या जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भी हैसियत पता चल गई है कि किस औकात में उन्हें कैसे अति पिछड़ा जो वोट बैंक पे वो दावा करते हैं, उसमें डेंटिंग हो रही है। हम बताते हैं आपको कि कैसे। 2 उपचुनावों के परिणाम से तो यह तो साफ हो गया कि उस चुनावी दौड़ में नीतीश वोट बैंक की धमक नहीं दिखी। कुछ दिखी भी तो आरजेडी और बीजेपी के बीच संघर्षों वाली स्थिति। यह सच है कि केवल 2 विधानसभा सीटों से पूरे बिहार का खाका खींचना मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है ना
कि अगर पूरे भात का जो हांडी में पकता है, अगर उसके बारे में मालूम करना है कि यह पका है कि नहीं, तो आप 2 दाना से भी पता लगा सकते हैं। तो जहां तक पैटर्न की बात करें तो यह साफ दिखता है कि आगामी चुनाव में भी नीतीश फैक्टर गौन हो जाएगा। ऐसा कहने का आधार भी इसी गोपालगंज और मोकामा चुनाव के रिजल्ट के सापेक्ष देखा जा सकता है। अब थोड़ा सा गोपालगंज पर नजर दौड़ाइए, उसके उपचुनाव के परिणाम पर नजर दौड़ाइए कि इस बार बीजेपी को 70,000 वोट आया है, लेकिन जेडीयू के साथ जब बीजेपी 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़ी थी तो 78,000 मत बीजेपी उम्मीदवार को मिले थे, यानी गत चुनाव से 8,000 कम। अब बीजेपी की स्थिति का आकलन करें तो बीजेपी के विरुद्ध वैश्य जाति का उम्मीदवार आरजेडी ने उतारा। यह वैश्य समाज बीजेपी का कोर वोटर है, जो 2020 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। इस चुनाव में स्थिति यह है कि बीजेपी के विरुद्ध वैश्य जाति के उम्मीदवार को आरजेडी ने उतारकर जो खेल रचा, तो अगर यह बीजेपी मान ले कि बीजेपी इस कोर वोटर का 40% भी आरजेडी में गया होगा, तो बीजेपी के वोट में इस उपचुनाव में कमी आनी चाहिए थी। जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार वैश्य जाति में कलवार ने आरजेडी को पूरी तरह से वोट दिया, लेकिन तेली और बनिया का वोट कुछ हद तक बीजेपी को मिला। सवाल यह है कि इस चुनाव में नीतीश फैक्टर का क्या हुआ? बीजेपी के वोट बैंक में कमी आई और न आरजेडी के वोट में बढ़ोतरी। इससे तो यह साफ होता दिखता है कि लालू प्रसाद के विरोध में जो कुर्मी, धानु, कुशवाहा का वोट बीजेपी जेडीयू गठबंधन को मिला, वह लालू विरोध में भी बीजेपी के साथ ही रहा। अब थोड़ा मोकामा विधानसभा की तरफ चलिए। मोकामा विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो जेडीयू और बीजेपी के उम्मीदवार बने राजीव लोचन जी को लगभग 41,000 मत मिले थे। हम 2020 विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं। और आरजेडी उम्मीदवार अनंत सिंह को 78,000 मत मिले थे। इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार बने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को 79,000 मिले। वहीं दूसरी तरफ 27 वर्षों के बाद चुनाव में उतरी बीजेपी को 62,000 मत मिले। यहां भी नीतीश फैक्टर सवालों के घेरे में है। वोट तो महागठबंधन के उम्मीदवार नीलम देवी का बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा बीजेपी का। यहां भी नीतीश फैक्टर की धमक नहीं दिखती है। कुल मिलाकर अगर दोनों उपचुनाव के परिणाम के आंकड़े को देखें तो यह स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार ने जो अपने को एक रणछोड़ अवतार में दिखाया था, यानी चुनाव से पहले उन्होंने पेट का घाव दिखाकर यह बात करने की कोशिश की थी कि हम चुनावी प्रचार में नहीं जाने के काबिल हैं, तो उसका असर या बेअसर कुछ ऐसा नहीं दिखा। नीतीश कुमार के जाने का और न जाने का कहीं कोई फर्क दिखता नजर नहीं आया। मतलब लड़ाई सीधे सीधे आरजेडी बनाम बीजेपी की थी। अब दूसरी तरफ देखिए कि महागठबंधन 7 दलों का कुनबा है। अब लोकसभा चुनाव आते आते इसमें क्या होगा कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार को कितना वैल्यू मिल पाता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, या उनके पार्टी के नेताओं को कितना वैल्यू राजद देगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इन 2 उपचुनाव के परिणामों से यह स्पष्ट हो चुका है कि बहुत ज़्यादा वजन मिलने वाला नहीं है। क्योंकि एक तो आप 43 सीट पर ऐसे हैं, आपको मुख्यमंत्री बना के रखा गया है, और 2 उपचुनाव के परिणाम भी कुछ न कुछ इसी तरह का इशारा कर रहा है। अब जरा एनडीए की बात कर लेते हैं। वहां पशुपति पारस जी के लिए आने वाला दिन जो है वो दूभर होने जा रहा है। मोकामा उपचुनाव में चिराग पासवान की चिरौरी कर भारतीय जनता पार्टी ने यह बता दिया है कि हमारे लिए चिराग ही चिराग जलाएंगे। यानी अति पिछड़े वोट बैंक के लिए लालायित बीजेपी जिस तरीके से तमाम नेताओं की चिरौरी करने लगती है, उसमें अभी तो साफ साफ यही दिख रहा है कि उनके पास एक सिर्फ चिराग का ही चिराग है। मोकामा में चिराग जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। कुढ़नी वाले उपचुनाव के लिए भी उन्होंने हामी भर दी है। तो यहां भी साफ साफ बदलाव होता दिख रहा है। अब रहे एक मुकेश सहनी वीआईपी वाले। सबको याद होगा कि कैसे उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 के लोकसभा चुनाव में ठेलम ठेला किया था। अंततः इज्जत बचाने के लिए बेचारे तेजस्वी के मंच पर ऐलान करने लगे कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे। उन्हें एहसास हो गया था कि हमें यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। इधर बीजेपी ने उन्हें हाथों हाथ लिया
और कुल मिला के 11 सीटें दी। उसमें से कुछ को अपने सिंबल पर लड़ाया, कुछ इन्हें दिया, बाद में जो बचा कुछ आता वो भी खींच लिया। इन्हें विधान परिषद की सीट भी दी, बाद में वो भी पीढ़ा पानी खींच लिया। अब इनकी स्थिति है कि अब पता नहीं कोई इन्हें बताता है या नहीं बताता है, लेकिन ये चुनाव प्रचार में जरूर बेचारे कूद जाते हैं। मोकामा में भी इनके लोग चुनाव प्रचार करने कूद गए, पता नहीं कौन सा इनका गठबंधन है वहाँ। अब इधर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, अब कुढ़नी में उपचुनाव होने वाला है, तो यहाँ भी ये हाथ पैर आजमा रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे, कभी कुछ, मतलब एकदम भैगा बाउंड वाली स्थिति है। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी स्थिति क्या होती है। क्या इन्हें राजद पूछता है, भाजपा पूछता है, या फिर इनकी नाव जो है मझधार में फंस जाती है। तो कुल मिलाकर अगर कंक्लूजन की बात करें तो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां चल रही है बिहार के अंदर, दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, उस दावों में और जिस नाव पे जो लोग सवारी कर रहे हैं जिस गठबंधन के, उसमें से कुछ उतर सकते हैं और कुछ चढ़ सकते हैं और कुछ छूट भी सकते हैं। कल किसी दूसरी स्टोरी के साथ आपसे मिलेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको स्पेशल स्टोरी के माध्यम से बिहार सहित भारतीय राजनीति की जानकारी भी देते रहेंगे।